अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम थोड़ी सी ना पहले एक बार ट्रेड करते हैं। जो हमारा देसी स्टाइल है, जिस स्टाइल में हम लोग ना ट्रेड किया करते हैं। एक अकाउंट ओपन किया हमने। यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ट्रेड हम कैसे करते थे, कैसे करते हैं, अभी दिखाता हूँ। इस तरीके से एक एक हजार इंडिकेटर हमने लगा लेने हैं। पहले देखना H4 और मार्केट वो ऊपर खड़ी है। मूविंग एवरेज से टक्कर मार रही है। RSI इधर नीचे फिर रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, मैकडी नीचे है। अब तो ये बाय होगा। डायरेक्ट M1 को लिया। बस जी। अब ये ऊपर का ट्रेंड शुरू हो गया, ये ऊपर ही जा रही है, करो बाय। बाय हो गया। ये हमने चार्ट ओपन किया होता है। और फिर नीचे आ रहा है, लॉट बढ़ा दो। कर दिया हुआ है। फिर नीचे आ रहा है, बाय करो यार, बाय करो। ये हमारा तरीका होता है जी ट्रेड करने का। नहीं हो रहा बाय, और बाय करो। अच्छा सेल हो रहा है, चलो सेल कर देते हैं। सेल भी साथ कर दिया, लो जी, कहानी खत्म। और इस तरह करके हम अपना प्रॉफिट निकाला करते हैं, जो यहाँ शो हो रहा है। बहुत से उस्ताद हमें इन चीज़ों से रोकते हैं कि भाई इन चीज़ों पर रिलाई क्यों करना है, जब आपके पास सिंपल चार्ट एक अवेलेबल है, कैंडलस्टिक्स अवेलेबल है, आप उनके ऊपर काम क्यों नहीं करते। उसमें आके हम बहुत सी चीजें इग्नोर कर देते हैं। जबकि जो बेहतरीन और एक मेथड होना चाहिए, जो एक तरीका होना चाहिए कि जिसके मुताबिक हम अपनी ट्रेड किया करें, उसके लिए हमारे पास प्लान होना चाहिए। उस प्लान में क्या चीजें आ जाती हैं। कि ये जो लिखा हुआ है ये कुछ ठीक है या इसमें कुछ गड़बड़ है, बताइए। नहीं समझ आ रहा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है। तो जब भी हम ट्रेड करने बैठे हैं या दुनिया का कोई भी काम हम करने के लिए जाते हैं, तो प्रॉपर एक प्लान लेके जाते हैं। जी आज मैंने इस्लामाबाद से कराची जाना है, तो किस किस रास्ते से जाना है, बाई एयर जाना है, बाई रोड जाना है, तो किस जरिए से जाना है, प्रॉपर एक प्लान करके जाते हैं। उस हिसाब से अपने आप को तैयार करके जाते हैं। तो जब हम दुनिया का इतना बड़ा बिजनेस एक करने जा रहे हैं, उसमें एंट्री लगाने जा रहे हैं, उसके अंदर अपने रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, तो मार्केट हमें बहुत धक्के देगी। कोई मसला नहीं है, दुनिया का कोई भी मेथड इसमें यूज किया जाता हो, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, सप्लाई डिमांड हो, लाइन चार्ट हो, ट्रेंड लाइंस हो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, कुछ भी हो, आपके पास आपका एक प्लान होना चाहिए। एक प्लान। अगर आपने मिक्स करके भी ट्रेड करनी है, तब भी आपकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को मिक्स करके ट्रेड करते हैं, तो आपकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और वो आपके पास लिखी हो, आपके पास पेज पड़ा हो, कोई भी चीज़ पड़ी हो जो आपके सिस्टम के साथ पड़ी हो, ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है, इसके मुताबिक मैंने ट्रेड अपनी करनी है। ये प्लान मुझे मेरे चार्ट पर मिलता है तो ठीक है, ये प्लान मुझे मेरे चार्ट पर नहीं मिलता तो मैंने ट्रेड नहीं करनी। क्योंकि हम सबको पता है दुनिया में बहुत से मेथड्स पे लोग ट्रेड करते हैं। किसी जगह पर हम बाय कर रहे हैं तो कोई बंदा वहां सेल कर रहा है। जब तक हमारे पास कोई भी स्ट्रेटेजी या प्लान नहीं होगा, हम इसमें काम नहीं कर सकते। वो फिर ऐसे तुक्के से ही काम करेंगे।
ऊपर जा रही है तो बाय करते जाओ, नीचे आ रही है तो सेल करते जाओ। बहुत ज्यादा नीचे आ गई, चलो बाय करना शुरू कर दो। बहुत ऊपर चले गई है तो चलो सेल करना शुरू कर दो। तो इन चीजों से बचने के लिए हमारे पास अपना कोई भी एक मेथड होना चाहिए, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो कुछ भी हो। ये हमारा पहला काम होता है, जो हमारा टॉप होता है, जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस मेथड के तहत काम करना चाहता हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटेजी है। जो मैंने इतने सारे मेथड्स दुनिया में सीखे हैं, तो मुझे कौन सा सही लगा, मेरी ग्रिप किसके ऊपर है, मैं किस पे काम कर सकता हूँ, मुझे किस पे काम करना चाहिए। तो वो मेथड सबसे पहले आपके पास लिखा हो। उसके बाद आ जाता है कि उस मेथड के अंदर एक कंफर्मेशन का प्लान होता है। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो प्राइस एक्शन है, वो मूविंग एवरेज है, वो कुछ भी है, उसके अंदर एक कंफर्मेशन का प्लान होता है कि जी, अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करने वाला ट्रेडर हूँ, तो मुझे उसमें कंफर्मेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी है मेरी। मैं उस पर कंफर्मेशन देखूंगा तो क्यों देखूंगा? क्या कोई कैंडल स्टिक का एविडेंस देखूंगा, या किसी कैंडल का हाई लो देखूंगा, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होगा मैं उस चीज को देखूंगा, कोई मूविंग एवरेज मैंने लगाई हुई है जी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ये मूविंग एवरेज आके अटैच होती है उसके साथ, तो यहाँ से मैं अपनी एंट्री लूंगा, ये मेरी कंफर्मेशन है। अगर ये नहीं मिलती तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। जो भी कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी हो, उसके साथ बाउंड रहना है। हम उससे हटेंगे, मार्केट हमें साइड पे हटा देगी। सबसे पहला काम, हमारी स्ट्रेटजी, कोई भी एक स्ट्रेटजी जिसपे हमें ग्रिप हो, जिसपे हम सीख चुके हों। उसके बाद उसकी कंफर्मेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन नहीं है तो ऐसे काम का ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, फिर सारा लॉस ही है, फिर सारे पैसे मार्केट को देके हमने आने। तो इन चीजों से बचना है। उसके बाद रूल्स में ये तीसरे चौथे नंबर पे आता है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो क्या है। लेकिन मैं एक अपने पर्सनल स्ट्रेटेजी के मुताबिक, जो मैं पर्सनल यूज करता हूँ, सबसे पहले मेरा काम ये है कि अगर मैं मार्केट में एंटर होना चाह रहा हूँ, मेथड तो सबको पता है, मुझे भी पता है जी मैं इस मेथड पर ट्रेड करता हूँ, ये मेरी कंफर्मेशन है, ये दो चीजें पता है। जो सबसे पहला काम उसमें आता है वो आता है स्टॉप लॉस का, कि भाई किस जगह से एंटर हो रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो क्या बनता है। अगर मैं स्ट्रक्चर पर ट्रेड कर रहा हूँ तो स्ट्रक्चर का अबव या बिलो जो भी नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सिर्फ माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस हो गई मेरे लिए, ये एक रेजिस्टेंस हो गई, ये सपोर्ट हो गई, ये एक माइनर सपोर्ट हो गई। अब मेरी स्ट्रेटेजी अगर मुझे कहती है कि मुझे इस ब्रेकआउट पे सेल करना है, तो मैं इस ब्रेकआउट पे इस जगह पर सेल की एंट्री लूंगा, इस पॉइंट पर। अगर मेरी स्ट्रेटेजी कहती है कि मैं इसके रीटेस्ट पर सेल की एंट्री लूंगा, तो मैं इसके रीटेस्ट पर सेल की एंट्री लूंगा, उससे पहले नहीं लेनी। अब मुझे समझ आ रही है कि मैं ब्रेकआउट का ट्रेडर हूँ, मैं उसके ऊपर जो कंफर्मेशन है उसका ट्रेडर हूँ, तो मुझे वो कंफर्मेशन देखनी है। मुझे वो कंफर्मेशन मिली तो मैं अब यहाँ से सेल करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से अगर सेल करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? प्रॉफिट हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले मुझे स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है कि मैं वो कहाँ तक लूंगा। अगर यहाँ से मार्केट कहती है कि मैंने सेल में जाना है, तो कहाँ तक जाएगी उसको बाद में देखेंगे। पहले लॉस कि अगर रिवर्स होती है तो कहाँ तक इस लेवल से जा सकती है मार्केट, इस पॉइंट से रिवर्स कहाँ तक हो सकती है। एक नजर आ रहा है जी मुझे, ये कैंडल का हाई है जो विक बनी हुई है, ये हो सकता है, इस विक से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया। दूसरा मेरा मेथड कहता है नहीं जी, ये जो विक है जो टॉप इसने बनाया है इस हाई वेव के अंदर, इससे ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हो, ये होगा।
तीसरा मेरा मेथड कहता है जी नहीं, ये रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हो। चलो जी, हम मानते हैं ये जो बड़ा स्टॉप लॉस है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ रिस्क और रिवार्ड रेशियो 0.8 मिल रहा है हमें। अगर इस तरीके से हम 100 ट्रेड्स करेंगे, हम तो लॉस में हैं। 50 प्रॉफिट में और 50 अगर हमारी लॉस हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए, हम तो लॉस में होंगे। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि मुझे यहाँ से प्रॉफिट कितना लेना है, इस पॉइंट से कितना बनेगा। कम से कम 1:1.5 ये होगा तो हम मार्केट से पैसे कमाने जितने बन सकते हैं, अगर हमारी आधी ट्रेड के एसएल हिट हों और आधी ट्रेड्स के टीपी हिट हों। अब यहाँ से 1.5 कहाँ तक बनेगा, इधर बन रहा है। तो ये सेटअप बन रहा है। अगर मुझे, मेरा मेथड कहता है कि ये सेटअप ठीक है मेरे लिए, तो मुझे इस पे ट्रेड करनी है, मुझे इससे हटना नहीं है। भले जितना बड़ा मर्जी टीपी हो जाए, जितना बड़ा मर्जी असर हो जाए, हमने ये चीज देखनी है। रिस्क रिवार्ड रेशो मुझे उस मेथड पे जो मैं यूज करता हूँ ये मिल रहा है तो ठीक है, ये नहीं मिल रहा तो इसका मतलब मेरे मेथड में कोई गड़बड़ है, मुझे उसको ठीक करना है। मेरी बैक टेस्टिंग नहीं है इसके ऊपर। अब जितना बड़ा यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, उससे बड़ा रिवार्ड लाजमी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आके अपना रिस्क कम करता हूँ जी, ये जो कैंडल ब्रेकआउट था, यहाँ तक का मेरा बस लॉस हो। अब इसके अकॉर्डिंग यही टीपी 1:18 बन रही है, इसका आप कम करें 1:1.5, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में, आपका टीपी हिट हो चुका है, आप साइड पे हो जाए। तो सबसे पहला काम हमारा हमारा स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या बनता है, वो कहाँ पर बनता है, और एक ही मेथड यूज करना है, चेंज नहीं करना। ये यूज करते हैं, इसको यूज करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, इसको यूज करें। कोई कैंडल यूज करते हैं, उस कैंडल को देखें। करेक्शन यूज करते हैं, उसको देखें। ब्रेकआउट के ऊपर आप अपना ऐसा रखते हैं तो उसको देखें। इन चीजों से हटना नहीं है। ये ना हो कि जी अभी जो यहाँ पर मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से ऊपर रख दूं, ये मार्केट में बन गया, इधर दिल कर रहा था जी इसके ऊपर रख दूं। नो, एक ही मेथड, उसके हिसाब से आप 100 ट्रेड्स करेंगे तो आपको उसके अंदर आपका सक्सेस रेट पता लगेगा। वरना आपको कभी भी सक्सेस रेशो आपकी पता नहीं लगेगी। आप जो भी मेथड दुनिया का मर्जी बड़े से बड़ा इस्तेमाल कर लें, छोटे से छोटा इस्तेमाल कर लें, कभी भी सक्सेस की रेशो उसके अंदर आपको पता नहीं लगेगी। अब इन सब में स्टॉप लॉस पहले आता है, टेक प्रॉफिट बाद में आता है। कि हम इस रिस्क मार्केट में जब रिस्क ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसके बाद आएगी टारगेट की बारी, प्रॉफिट की बारी, वो आपका फिक्स हो। ये चीज डिपेंड करती है हर बंदे के अपने रिस्क लेवल के ऊपर, कि वो कितना रिस्क लेने वाला बंदा है, उसके पास इक्विटी कितनी है, इक्विटी के अलावा उसके पास टोटल बैलेंस कितना है जो उसने ट्रेड करने के लिए इस कारोबार में लगाया। उसके पास 10 लाख रुपए था तो उसने 1 लाख लगाया, मतलब अपने अमाउंट का 10% ट्रेड करने के लिए, कारोबार के लिए लगाया उसने। अब उस 1 लाख के अंदर आके वो 1 लाख रिस्क लेना चाहता है, मैं अपने इस 1 लाख का इस कारोबार में रिस्क लेना चाहता हूँ, तो मुझे इसके अंदर से अर्निंग क्या करनी है। स्टॉप लॉस तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब मुझे उसके बाद जो रिस्क इसमें मैंने लिया है, बिल फर्ज 1 रुपए का रिस्क लिया है तो मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट तो हो कम से कम इसमें। और जो भी मेथड मैं यूज करूं, क्या वो मेथड मुझे 1 रुपए के रिस्क के ऊपर 2 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, अगर मैं उस मेथड पे 100 ट्रेड्स करूं। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, देखी होंगी। ये मार्केट रिस्क लेने वाली मार्केट है। ये नहीं कि एक एसएल हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ तो बस छोड़ दिया, खत्म, ये फ्रॉड है। ये वो हमारी गलतियों की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि हम हर पॉइंट पर अपनी चीजों को फिक्स नहीं रख रहे होते। कभी हम जल्दी क्लोज कर देते हैं जानबूझ के, कभी देर से क्लोज कर देते हैं। तो ये गलतियां हम खुद करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये मार्केट लॉस देती है। तो जब हमारा रिस्क और उसका रिवार्ड फिक्स होगा,
हम उसके ऊपर ही बाउंड रहेंगे, भले हमें हमारे रिस्क के बदले में मार्केट जो है, अब जैसे अब यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा एसएल बनता है जी यहाँ पे, और टीपी हम लेते हैं जी इस सपोर्ट तक, बस। अब हम अक्सर देखते हैं जी इस सपोर्ट से आके मार्केट बाय भी हो सकती है, और कभी कभी इससे पहले आके बाय होकर वो ऊपर निकल जाएगी। तो उसके लिए हम ये करते हैं, थोड़ा सा ऊपर अपना टीपी रख दिया। अब यहाँ पर मुझे रिस्क जो मिल रहा है वो ₹1 के बदले 3.61% का मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। जबकि मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं जो मेथड यूज करता हूँ, मैंने जो प्लान बनाया हुआ है अपने पास, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना है वो 1:2 लेना है। तो 3.61 मैं क्यों ले रहा हूँ? नहीं लेना मुझे ये। अगर मैं ये चीज ले रहा हूँ, इसको फिक्स नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये कि मुझे आदत है कि मैं मार्केट से बस पैसे ही कमाया करूँ, मार्केट के रूल्स को फॉलो ना किया करूँ। 1:2 यहाँ हो गया, यहाँ बात खत्म, ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आ गई, खत्म कर दो कहानी। फिर सेटअप देखो दोबारा, ये नहीं कि फिर एक सेटअप आपको प्रॉफिट दे गया, बार बार वहीं घुसने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब उस सेटअप पे आओ तो दोबारा से कोई नई कंफर्मेशन, कोई नई चीज उसके उसी के अंदर देखो। यही नहीं कि एक कंफर्मेशन बनी हुई थी तो उसी के अंदर हम उसी कंफर्मेशन को बार बार चलाई जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब मार्केट दोबारा आपके इसी यहाँ से होके इस लेवल पे आती है तो हमें यहाँ पर फिर कंफर्मेशन देखने को मिलती है, तो सेल की सेल करेंगे। इसको ब्रेकआउट करके बाय होती है, तो ब्रेकआउट की कंफर्मेशन भी हमें पता है, हमें हमारे मेथड ने सिखाई हुई है। तो हमने उसके ब्रेकआउट होने पे रीटेस्ट करती है या नहीं करती, जो भी है, उसके बाद बाय की एंट्री मिलती है तो कैसे बाय करना है, वो हमें सब तरीके पता है, हमने सीखे हुए हैं। तो ये चीजें हमने इन रूल्स को फॉलो करना है। लिखा हो हमारे सामने, हम इस पे फॉलो कर रहे हो, एसएल हो जाए, टीपी हो जाए, कोई इशू नहीं है। अगर कोई लोग इन्हीं मेथड से, जो आप लोग जिस मेथड पे काम कर रहे हैं, दुनिया इससे पैसा कमा रही है, अपने आप को बना रही है, तो हम भी बना सकते हैं। वो क्यों बना रही है, उसके पीछे रीजन है कि उन लोगों ने इस मेथड्स को फॉलो किया है, 100 ट्रेड्स अपनी कंप्लीट की हैं, तब जाके उनका रिस्क और उनका रिवार्ड का जो रेशो है वो उनके सामने आया है कि उन्होंने जो 100 ट्रेड्स की हैं उसके अंदर से कितनी उनकी प्रॉफिट में गई हैं और कितनी उनकी लॉस में गई हैं। अगर हम 1:2 के हिसाब से भी चलें और 50 एसएल हिट हो, 50 टीपी हिट हो, तो हम प्रॉफिट में ही हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है कि 50 एसएल हिट होने के बाद भी हम प्रॉफिट में हैं 100 ट्रेड्स में से। लेकिन कब है? जब हमने उसका टीपी भी पूरा हिट होने दिया, जो हमारा मेथड कहता है जी मुझे यहाँ से 2, जो रिस्क रिस्क का जो रेशो का रिवार्ड है वो मुझे 2 लेना है, 1/2 लेना है, तो मैंने 2 ही लिया। यहाँ से आगे 3, 4, 5 वो कैसे लेना है, उसके फिर अलग थोड़े से मेथड्स हैं। वो भी मैंने एक दोस्त को बताया था कि किस तरीके से मोबाइल पे उसको चेंज करते हैं। तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि हम इस चीज को कैसे बदल सकते हैं, कि अगर हमें यहाँ पर ज्यादा रिवार्ड भी लेना है तो एक मेथड के जरिए, एक मेथड को फॉलो करते हुए हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो अक्सर हमें सिग्नल वाले कहते हैं जी TP1 यहाँ पे ले लो, TP2 इधर, TP3 इधर। हम तो TP1 लेके साइड पे हो जाते हैं उनके सिग्नल पर, लेकिन वो TP3 क्या, TP3 से भी आगे मार्केट जा रही थी, उसको भी कवर कर रहे होते हैं। तो उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ रीजंस हैं, वो आपसे भी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा टारगेट का। कुछ लोग फाइबोनाची के लेवल्स के हिसाब से अपने एंट्री और अपने टारगेट रखते हैं, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स पर रखते हैं। जिस तरह हम एसएल इस रेजिस्टेंस पर रखा, टीपी इस सपोर्ट पर रख दिया। तो इन चीजों को फॉलो करते हुए हमने अपने प्लान को प्रॉपर बना के रखना है कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अपना टीपी रखना है, फाइबोनाची के लेवल्स पे रखना है, या रिस्क और रिवार्ड रेशो के तहत जो बनेगा उस पे रखना है। तो सबसे बेहतरीन जो होता है, हमें जो हम नया स्टार्ट करते हैं, जो लोग नए अभी मार्केट में मेरे जैसे, तो उनके लिए होता है कि वो अपना रिस्क रिवार्ड रेशो फिक्स रखें, 1/2, 1/3। वो एक्सपर्ट लेवल के काम आ जाते हैं, वो जिनको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, वो इन चीज़ों पे काम करते हैं, उनको पता लगता है कि मुझे यहाँ से नहीं, मुझे अभी भी 1580 का वेट कर रहा है कोई बंदा, मुझे वहां तक का टीपी लेना है।
सबसे बेहतरीन बात, सिलेक्ट यूर पेयर्स। अपने पेयर्स सिलेक्ट करें, बात खत्म। मेरे पेयर्स गोल्ड है, गोल्ड मौजूद है, ऑयल है या US30 है, बस। आगे लाइन नहीं लगाई हुई पेयर्स की, कहाँ एंट्री मिल रही है, किस पे बन रही है, नो। चीजें यही हैं, यही कैंडल्स ही सब पे बन रही हैं, इधर भी वही कैंडल्स हैं, इधर भी वही कैंडल्स हैं। तो ये कैंडल्स की कंफर्मेशन है, चीजें हैं, इनके ऊपर मैंने एंट्री लेनी है। इसमें भी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही होती है, इसमें भी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही होती है जो बाकी पेयर्स में बन रही होती है। तो कुछ भी चेंज नहीं है। तो अपने पेयर्स को फिक्स रखें ताकि आपको उन पेयर्स का नॉलेज हो, वो एक दिन में कितना मूव करते हैं, उनके पिप्स की कैलकुलेशन कितनी है, वो कोई करेंसी पेयर है या कोई मेटल पेयर है तो उस मेटल पे या उस करेंसी पे जो न्यूज वगैरह आती है, उसके अंदर स्मार्ट मनी क्या गेम करती है, तो हमें उन चीजों का अंदाजा रहेगा। अब आप में से मेरे जैसे कई लोग होंगे जिन्होंने नहीं सोचा होगा कभी जिंदगी में कि बिटकॉइन 70,000 से गिर के अब इस वक्त कोई 15-16 हज़ार पे फिर रहा है, यहाँ पर भी आ सकता है। लेकिन जब से इन चीजों को, इन मेथड्स को हमने देखा, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि वो 12,000 10,000 पे भी आएगा। यहाँ पर आकर कोई ऐसी रैली उसको मिलेगी कि वो यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। वरना जो हालात चल रहे हैं वो नहीं लग रहा कि अब वो थोड़ा सा बहुत जल्दी ऊपर की शक्ल भी देखें। तो जो पेयर्स होंगे आप उनको फिक्स रखेंगे, 2 हो 3 हो 4 हो जितने भी हों, फिर वही रखें, उन्हीं पे काम करें। सब में कैंडल्स एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं है किसी में। फिर आ जाती है टाइम फ्रेम की बारी। सबसे इंपॉर्टेंट मेन काम जिस पे अभी सर ने वीडियो भी बनाई है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो हमारा एक ऐसा टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसके ऊपर हम जोन बनाते हों, मार्किंग करते हों, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को एग्जैक्ट देखते हों। हम वीकली से शुरू करें, हमने वीकली में जाके देखा जी हमें कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रही है, या जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो कहाँ पे मिल रही हैं, उनको मार्क किया। मार्क करने के बाद हमारा टाइम फ्रेम एक फिक्स हो। अब इस फिक्स पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बंदा मुझसे जरा बात कर सकता है, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले चैट में बता दें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको पता है कि फिक्स क्या होता है। कोई बताएगा कि फिक्स सिलेक्ट वन टाइम फ्रेम फॉर मार्किंग ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स जो हम कह रहे हैं कि एक फिक्स होना चाहिए, वो क्या फिक्स होना चाहिए, क्या होता है वो? नहीं सर, ये नहीं पता, प्लीज बता दें। सर हम आज डिस्कस करेंगे ना, लेकिन आपको नहीं पता तो हम आज वही चीज डिस्कस करेंगे। सर भी आपको जो चीजें बना के शेयर करते हैं वो भी उसी चीज के ऊपर करते हैं। अगर H1 चार्ट में ट्रेड लेते हैं तो उसी में ट्रेड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल रविंदर, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ जो बात करने का एक थोड़ा सा मकसद बन रहा है ना, वो ये बन रहा है कि वीकली में एनालिसिस किया, डेली में किया, H4 में किया, H1 में, सब में कर लिया। लेकिन एक टाइम फ्रेम ऐसा रखें जिस पे आप रिलाई करें। H1 में जी देखा जी क्या बन रहा है, जी क्या बन रहा है यहाँ पर H1 में। ओ हो, क्या बात है, ये देखें। ये ट्रेंड लाइन का इधर से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, अब तो इसमें बाय जाना है। H1 में M30 में आए तो M30 में जी ये चैनल बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट हुआ, लो जी अब तो ये सेल जाएगा।
अब यहाँ बाय करें या सेल करें, क्या करें हम? यहाँ पे आके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करना क्या है। एक टाइम फ्रेम फिक्स रखें, H1 हो, H4 हो, M30 हो, M15 हो। बेस्ट टाइम फ्रेम एनालिसिस जो हम वीकली जो मल्टी करते हैं वो वीकली से स्टार्ट करते हैं, मंथली से भी करते हैं, लेकिन H4 या H1 में से एक टाइम फ्रेम फिक्स रखें। उसमें मार्केट का ट्रेंड देखें, मार्केट किस डायरेक्शन में है, वो क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है इस वक्त, उस चीज पे बाउंड रहें। उस पर स्टिक रहने के बाद फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हुए अपनी कंफर्मेशन का टाइम फिक्स रखें। ये नहीं है कि जी H4 था तो कंफर्मेशन M30 में आके देखूंगा, M15, M1 M5 फिक्स रखें। H4 का जो भी लेवल था उसके अंदर आके जो आपके पास कंफर्मेशन बनती है, कंफर्मेशन का टाइम फ्रेम फिक्स रखें। अब अगर देखा जाए यहाँ पर H4 के हिसाब से ये एरिया हमारा एक बनता है जी, यहाँ पर आकर मैं कोई एंट्री देखूंगा। उससे पहले हमारे स्टडी के हिसाब से ये एरिया बन रहा था, ये इसने ब्रेक कर दिया, वापस रिट्रेस किया, कंफर्मेशन दी है, नजर आ रही है कंफर्मेशन फर्स्ट और ये सेकंड। और अब इसका टारगेट क्या होना चाहिए, इस एरिया में आके कोई कंफर्मेशन दे तो हम यहाँ से बाय करें इस लेवल तक या इस लेवल तक, और उसके बाद हम इसको सेल देखें नीचे के लेवल तक। अब यहाँ पे आने के बाद जो कंफर्मेशन देखनी है वो हमने देखनी है अपने छोटे टाइम फ्रेम में, M5 M15 में। ये हम आए M5 में, ये M5 में यहाँ पर कोई इसने ऐसी कंफर्मेशन नहीं बनाई कि जो हमें यहाँ से बाय करवाए, लेकिन ये चीज एक हमें मिली, हमें हमें ABC मिल गई जिसने इसको यहाँ से पहली बार सेल करवा दिया, मार्केट को नीचे ब्रेक करवा दिया। अब अगेन जब इसको रिट्रेस पे आई इसी जोन के, ये आज भी शायद शेयर किया है मैंने, ये M1 M5 में फिर इसने ये ABC बना के दे दिया। जब हमें हमारी कंफर्मेशन हमारी डायरेक्शन में मिल रही है तो हम सेल करेंगे। जोन जब भी बनाना है एक ही टाइम फ्रेम, H4 का जोन देखना है मैंने, H1 के जोन पे ट्रेड ही नहीं करनी। जोन जब भी मुझे बनाना है वो H4 के अंदर जाके बनाना है। H4 के जोन के अंदर फिर मैंने M15 है या M5 है या M1 है, जो भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर आके कंफर्मेशन देखनी है। अगर यहाँ पर ये चीज बन रही है और मैं आके देखता हूँ M30 में कंफर्मेशन मिल रही है, हाँ मिल तो गई है, इस पे चलो ट्रेड करते हैं, ये जी हमें हमारा स्टार पैटर्न मिल गया, चलो जी ट्रेड करें। तो ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा, गलत नहीं होगा लेकिन हमारे रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा क्योंकि हम इस पे काम नहीं करते। तो जब हम अपने रूल्स से हट जाएंगे, अपने प्लान से हट जाएंगे, तो फिर हमें इतनी टेंशन पड़ी होगी कि यार ट्रेड ले लिया है, सेल की, पता नहीं सेल होता है या नहीं होता। आप देखो तो मार्केट ने 2 दफा इतनी बड़ी यहाँ पे विक्स बनाई है, वापस इस जोन को, इस कैंडल को ब्रेक करने तक ये दो आई हैं, उसके बाद फिर नीचे आई, यहाँ फिर एक वीक का ये इसके बराबर, ओ हो ये तो ऊपर आ गया, ब्रेक इवन हिट कर देगा, चलो जी क्लोज कर दें, यहीं कहीं क्लोज कर दें, तो काम खत्म हो जाता है वहां पर। जब हमें हमारे H4 के जोन में M5 ने एंट्री दे दी है, दूसरी बार भी सेम कंफर्मेशन दे दी है, इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो हमें टेंशन क्या, हम बैठे हैं सेल करके बैठे रहेंगे। जो हमारा इसके अंदर रिस्क और रिवार्ड रेशो के तहत TP था हमने वो लेना है साइड पे, और ज्यादा उसके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। तो टाइम फ्रेम इस वजह से इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सब टाइम फ्रेम में देखें लेकिन अपने जोन को एक ही टाइम फ्रेम के साथ बाउंड करें, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका सेम एक ही रखें, उसी पे 100 ट्रेड्स करें, आपको पता लग जाएगा। टाइम फ्रेम इस हिसाब से अपना सेम रखें कि आपने जो जोन बनाया है, जो जोन मार्किंग की है वो एक ही टाइम फ्रेम हो, उससे आपने हटना नहीं है। बाकी टाइम फ्रेम में चीजें देखें, ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है, कैंडल्स क्या बदल रही हैं,
लेकिन जो ट्रेड करनी है वो आपका टाइम फ्रेम फिक्स होना चाहिए। अब आता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल। आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? आप कंटिन्यूएशन के ट्रेडर हैं, आप रिवर्सल के हैं, या आप रेंज में ट्रेड करने वाले ट्रेडर हैं? H4 हमें ये चीज बता देता है। अगर मैं इस सपोर्ट के ब्रेकआउट का ट्रेडर हूं, जैसे ब्रेक करेगा कंफर्मेशन देके सेल करूंगा। अगर मैं इस सपोर्ट से बाय करने वाला ट्रेडर हूं, तो मैं इस सपोर्ट से आके बाय करूंगा अपनी कंफर्मेशन देख के। यहाँ पे ट्रेंड बाय का चला, फिर सेल शुरू हुआ। अब सेल ट्रेंड कैसे शुरू होगा ये भी हमें पता है, हमने ABC के मेथड्स पढ़े हुए हैं। तो जिस डायरेक्शन की आप अपने आप की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस रखेंगे, उसी डायरेक्शन में ही ट्रेड करनी है, उससे हटना नहीं है हर बार। अगर आप दोनों डायरेक्शन के हैं, दो डायरेक्शन को ट्रेड कर लेते हैं, रिवर्सल को भी कर लेते हैं, कंटिन्यूएशन को भी कर लेते हैं, दोनों पे आपका हाथ सेट है तो दोनों पे ट्रेड कर लें। फिर रेंज में जब मार्केट आती है फिर ट्रेड ना करें, जैसे यहाँ रेंज में आ गई, इधर आ गई, फिर रेंज में ट्रेड ना करें। यहाँ मार्केट ने हमारे साथ धोखा किया था, मार्केट ये इस तरह रेंज बना के यहाँ से नीचे गिरी, इस सपोर्ट को उसने छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक भी कर दिया, हम मजे से बैठे थे सेल में, वो ऐसी बाय हुई है कि अभी तक इधर नहीं आई। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपने करनी है और अपने सामने लिखनी है, अपने पास लिखनी है कि मैं इस चीज का ट्रेड हूँ। रेंज में मार्केट आएगी तो ट्रेड करूंगा, कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न बना के दे रही होगी मैं तो ट्रेड करूंगा, रिवर्सल वाले बना रही है तो मैं उस पर ट्रेड करूंगा। फिर आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। एक ट्रेड पर आपने कितना रिस्क लेना है? आपके पास जब कोई ट्रेड सेटअप बनता है तो आपके पास जो इक्विटी है आपने उसका कितने परसेंट जो है एक ट्रेड पर लगाना है? 1% लगाना है, ½ % लगाना है, कितना लगाना है? तो इस पॉइंट पर आकर लोग कहते हैं जी $100 एनफ नहीं है ट्रेड करने के लिए, लेकिन $100 भी एनफ है ट्रेड करने के लिए। $100 को $500 कैसे करना है या 1000 कैसे करना है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब पता है कि किस तरीके से करना है, उनको तरीका वारदात बताया गया है। मेरे पास $1000 का अकाउंट है तो 1% बनता है ऑलमोस्ट उसका $10। तो आपने एक ट्रेड पर $10 का रिस्क लेना है। अब $10 का रिस्क लेना है तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका एसएल, इसका मतलब ये नहीं कि 100 पिप्स का हो जाए, एसएल 20 पिप का ही है, लेकिन आपने ट्रेड पर रिस्क 1% लेना है, 20 पिप का एसएल हो तो आप लॉट साइज बढ़ा देंगे, 0.05 कर देंगे। तो इस तरीके से वो आपका 1% मैनेज हो जाएगा। और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपका वही फिक्स हो, 1.2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो। जिस तरह फंडेड अकाउंट वाले आपको फंडेड अकाउंट देते हैं, मैक्सिमम डेली लॉस का एक लिमिट देते हैं और मैक्सिमम अकाउंट के लॉस की एक लिमिट देते हैं, तो उस लिमिट को भी अपने पास लिखें जी, मैंने मैक्सिमम कितना डेली लॉस लेना है और साइड पे हो जाना। अगर इतना लॉस होता है तो हो जाता है अपना लॉस, 1-2 दिन के लिए साइड पे हो जाए, डेमो पे उसकी फुल प्रैक्टिस करते रहें, फिर आके अपने रियल अकाउंट को हाथ लगाएं। ये चीजें सारी आपके पास तैयार हो जाएं, उसके बाद जाएं इन चीजों को बैक टेस्ट करें। H4 का जोन हो, M5, M1, M15 की कंफर्मेशन हो, कोई और चीज ना हो। ये चीजें हमने लाइव भी थोड़ी सी देख ली एग्जांपल इनको। और डेमो पे जब प्रैक्टिस करें तो उस डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें जितनी इक्विटी आप रियल मार्केट में लेके जाना चाहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक काफी चीजें हमें क्लियर हो गई होंगी। अब रिकॉर्डिंग हम स्टॉप करते हैं और बाकी हम अपनी हमारी गपशप करते हैं। जूम का टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन अभी हम इस जूम को दोबारा शुरू कर लेंगे ताकि हम मजीद जो हमारी कंफ्यूजन है उनको अभी दूर कर लें और नेक्स्ट टॉपिक्स भी तैयार कर लें कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है मजीद इस काम के लिए।